हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे अगली यानी कि जलीय सीमा, तटीय सीमा या समुद्री सीमा की अगली चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में कुछ प्रॉब्लम के कारण वो अधूरी रह गई थी, तो उसी पर आगे आज हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, हम बात कर रहे थे भारत की जलीय सीमा। भारत की जलीय सीमा पर मैं पुनः एक बार चर्चा करता हूँ। तो भारत की कुल सीमा की, जलीय सीमा की कुल लंबाई रह जाएगी वह 7516.6 किलोमीटर, जिसमें से बात करें ये मुख्य भूमि से जो रहेगी, मुख्य भूमि से 6100 किलोमीटर रहेगी, जबकि द्वीपों से इसकी बात करें तो वो रहेगी 1416.6 किलोमीटर। और इस प्रकार से भारत की कुल द्वीपों सहित जलीय सीमा की जो लंबाई रहेगी 7516.6 किलोमीटर, जिसपे लगने वाले भारत के जो राज्य रहेंगे उनकी संख्या की बात करें तो वह 9 रहेंगे, और इस पर लगने वाले पड़ोसी देशों की बात करें तो पड़ोसी देश की बात करें तो वह रहेंगे 7। तो इस प्रकार से हमने पिछली क्लास में इन पर चर्चाएं भी की थी। इसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संबंधित यानी कि समुद्री जो जलीय सीमा थी उस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो देखिए, इस पर बात करते हैं कि भारत के कुल जलीय सीमा से लगने वाले पड़ोसी देशों की संख्या 7 रहेगी। भारत की कुल जलीय सीमा की बात करें तो वह 7516.6 किलोमीटर लगती है। इसके साथ साथ मुख्य भूमि से 6100 किलोमीटर और द्वीपों की बात करें तो 1416.6 किलोमीटर सीमा लगती है। अब देखिए, हम बात कर रहे थे भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के अनुसार जो जलीय सीमा है उसकी। तो इस प्रकार से देखिए, बात करते हैं समुद्री जो जलीय सीमा रहेगी 3 प्रकार से रहेगी। पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे, कुछ अधूरी रह गई थी क्लास, जिसमें हम आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए, भारत की मुख्य भूमि से ये वाली जो पहली जो सीमा रहेगी वह रहेगी 12 समुद्री मील तक, यानी कि बात करते हैं 1 समुद्री मील, जिसे हम शॉर्ट में एन भी कर सकते हैं। 12 समुद्री मील बराबर 1.85 किलोमीटर होता है। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं 12 समुद्री मील। इसके बाद रहेगी हमारे पास 24 समुद्री मील, और इसके बाद रहेगी 200 समुद्री मील। और इसके बाद जो क्षेत्र होगा वह 200 समुद्री मील से ऊपर होगा। तो देखिए, हम बात करते हैं जलीय सीमा क्षेत्र में 12 समुद्री मील तक बात करें तो ये सीमा किस रूप में जानी जाएगी? 24 समुद्री मील किस रूप में जानी जाएगी? इसके बाद 200 समुद्री मील, और इसके बाद कुछ समुद्री जो क्षेत्र रहेगा उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, हम बात करते हैं 12 समुद्री मील तक जो ये सीमा रहेगी इसे बोला जाता है प्रादेशिक सीमा। तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा कि 12 समुद्री मील तक कौन सी सीमा विद्यमान है, या इस सीमा का नाम कौन सा होगा? तो वह रहेगी प्रादेशिक सीमा। इसके बाद बात करते हैं 24 समुद्री मील तक जो सीमा रहेगी इसे बोला जाता है संलग्न सीमा। तो 24 समुद्री मील तक जो सीमा रहेगी हमारे पास समुद्री क्षेत्र में वह रहेगी संलग्न सीमा क्षेत्र। इसके बाद बात करें 200 समुद्री मील तक जो सीमा क्षेत्र रहेगा वह कहलाएगा अनन्य आर्थिक सीमा क्षेत्र। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से मुख्यतः सीमा रहेगी। 12 समुद्री मील प्रादेशिक सीमा, इसके बाद बात करें दूसरी सीमा जिसकी बात रहेगी 24 समुद्री मील तक, वो संलग्न सीमा क्षेत्र, और 200 समुद्री मील तक की बात करें वह अनन्य आर्थिक क्षेत्र होगा। और 200 समुद्री मील से अधिक वाला जो क्षेत्र है वह उच्च सागरीय सीमा कहलाता है। उच्च सागरीय, उच्च महासागरीय से सीमा भी कह सकते हैं। अब इन पर चर्चा करते हैं कि प्रादेशिक सीमा किस प्रकार से रहेगी। तो देखिए, हम बात करते हैं प्रादेशिक सीमा पर भारत का पूर्णतः अधिकार होगा, या पूर्णतः अधिकार क्षेत्र में यह रहेगी। तो प्रादेशिक सीमा तक भारत का इस समुद्री क्षेत्र में पूर्ण अधिकार होगा।
तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि समुद्री क्षेत्र में भारत के पूर्ण अधिकार में विद्यमान है, तो वह रहेगी प्रादेशिक सीमा। या क्वेश्चन पूछ ले कि भारत का कितना समुद्री क्षेत्र तक पूर्ण अधिकार क्षेत्र रहेगा, तो वह 12 समुद्री मील तक रहेगा। इसके बाद संलग्न सीमा क्षेत्र की बात करें तो इसमें भारत का राजकोषीय अधिकार होगा। इसके बाद बात करते हैं यहां प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित बात रहेगी, या जिससे बात कर सकते हैं हम सीमा शुल्क अधिकार होगा। तो राजकोष अधिकार होगा, सीमा शुल्क अधिकार होगा, प्रदूषण नियंत्रण का अधिकार होगा। इनकी समुद्र क्षेत्र में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए ये कदम उठाए जा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अनन्य आर्थिक सीमा जो क्षेत्र, इसमें किस प्रकार से कार्य किए जाते हैं। तो इसमें बात करें, एक तो वैज्ञानिक परीक्षण किए जाएंगे, इसके साथ साथ बात करें इसी क्षेत्र में कृत्रिम द्वीप बनाए जा सकते हैं। इसके बाद बात करें यहाँ संसाधन यानी खनिज जो भी पाए जाते हैं उनका दोहन और विदोहन और उनका खोज कार्य किया जा सकता है। तो यहाँ बात करें संसाधनों का विदोहन, संसाधनों का विदोहन एवं खोज का अधिकार होगा। तो इस प्रकार से ये समुद्री सीमा रहेगी। इसमें बात करें प्रादेशिक सीमा, इस पर भारत का पूर्ण अधिकार होगा, यह पूर्ण अधिकार क्षेत्र सीमा रहेगी। इसके बाद संलग्न सीमा क्षेत्र में सबसे इंपॉर्टेंट है सीमा शुल्क का अधिकार होगा। इसके साथ साथ राजकोष का अधिकार होगा, प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित होगी और समुद्र की साफ सफाई पर संबंधित भी इस पर कार्य किए जा सकते हैं। इसके बाद अनन्य जो आर्थिक सीमा क्षेत्र है इस पर वैज्ञानिक परीक्षण किए जा सकते हैं, कृत्रिम द्वीप बनाए जा सकते हैं, संसाधनों का विदोहन और उनका खोज कार्य भी किया जा सकता है। इसके बाद उच्च सागरीय सीमा क्षेत्र, इसकी बात करें तो ये सीमा क्षेत्र ऐसा है इस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है, किसी भी देश का अधिकार नहीं है। तो वह समुद्री सीमा क्षेत्र जिस पर किसी देश का कोई विशेष अधिकार नहीं होता। इसके साथ साथ बात करें हम कह सकते हैं कि सभी देशों का इस पर समान अधिकार होता है। तो सभी का समान अधिकार होगा, सभी देशों का समान अधिकार, यानी कि किसी भी देश का इस पर कोई विशेष अधिकार नहीं है, सभी देशों का इस पर समान अधिकार होगा। तो वह रहेगी 200 समुद्री मील से अधिक सीमा क्षेत्र, जिसे हम कह सकते हैं उच्च सागरीय सीमा क्षेत्र। तो ये रहेगी हमारी जलीय सीमा। तो वापस देखिए, प्रादेशिक सीमा 12 समुद्री मील तक, संलग्न सीमा क्षेत्र 24 समुद्री मील तक, अनन्य आर्थिक सीमा क्षेत्र 200 समुद्री मील तक, और 200 समुद्री मील से अधिक वाला जो क्षेत्र होगा वह उच्च सागरीय सीमा क्षेत्र होगा, जिस पर किसी देश का कोई विशेष अधिकार नहीं होता, सभी देशों का इस पर समान अधिकार होता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये सीमा क्षेत्र रहेगा। इसके बाद आगे हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से यहाँ भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह पर किस प्रकार से यहाँ चैनल गुजरते हैं, तो इन पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, बात करते हैं भारत की जो जलीय सीमा है या भारत का जो तटीय क्षेत्र है वो हिंद महासागर से लगता है। हिंद महासागर की पूर्व में एक शाखा है बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में बात करें तो वह रहेगा अरब सागर। अरब सागर की बात करें तो यहां विद्यमान रहेगा इस तरीके से अंडमान निकोबार, उस तरफ रहेगा ये रहेगा लक्षद्वीप समूह, और इस तरफ आएगा ये इस तरीके से ये बंगाल की खाड़ी है। इस तरीके से ये लगभग अंडमान निकोबार क्षेत्र होगा। तो इस तरीके से ये क्षेत्र रहेगा जो रहेगा अंडमान निकोबार का।
अब देखिए इसमें से जलीय क्षेत्र में किस प्रकार से हमारी सीमा रहेगी। तो देखिए हम बात करते हैं इस तरफ विद्यमान कोई देश है तो वह है इंडोनेशिया। इसके बाद बात करें यहां कोई देश रहेगा वह रहेगा मालदीव। इसके बाद बात करें यहां ऊपर वाले क्षेत्र में रहेगा म्यांमार, यानी कि म्यांमार का जलीय क्षेत्र लगेगा। अब देखिए बात करते हैं कि म्यांमार और भारत जलीय क्षेत्र से किस प्रकार से अलग होगा। इंडोनेशिया और अपना अंडमान निकोबार या भारत किस प्रकार से अलग होगा। मालदीव और लक्षद्वीप या हम कह सकते हैं अपना भारत किस प्रकार से अलग होगा। तो देखिए पहले यहां से बात करते हैं। देखिए अंडमान और निकोबार दो भागों में विभक्त है। अंडमान निकोबार की बात करें दो भागों में विभक्त रहेगा। तो यहां तक बात करें ये रह जाएगा पूरा क्षेत्र अंडमान का, और इसके बाद ये नीचे वाला जो क्षेत्र होगा ये होगा निकोबार। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जलीय क्षेत्र में अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला चैनल होगा। तो यहां से एक चैनल गुजरेगा जिसका नाम रहेगा 10 डिग्री चैनल। तो जलीय क्षेत्र में अंडमान व निकोबार को अलग करने वाला चैनल या पास हमारे पास है वह रहेगा 10 डिग्री चैनल। इसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि इंडोनेशिया का एक द्वीप विद्यमान है जिसका नाम है सुमात्रा द्वीप। तो सुमात्रा द्वीप और यहां विद्यमान है निकोबार का ग्रेट निकोबार द्वीप। ग्रेट निकोबार द्वीप और सुमात्रा द्वीप या हम कह सकते हैं भारत और इंडोनेशिया के मध्य कौन सा पास गुजरता है। तो वह रहेगा ग्रेट चैनल, या ग्रेट को हम महान भी कह सकते हैं, ग्रेट या महान चैनल। इसके बाद बात करते हैं कि यहां से एक चैनल और गुजरेगा, इधर बंगाल की खाड़ी रहेगी और यहां से एक चैनल और गुजरेगा। इस चैनल की बात करें तो इसे कहा जाता है डंकन पास। तो डंकन पास की बात करें तो यहां विद्यमान है लघु अंडमान और यहां होगा दक्षिणी अंडमान। हालांकि ये बात हम आगे जब द्वीप समूह पढ़ेंगे वहां पर भी करेंगे, लेकिन जलीय सीमा क्षेत्र पढ़ रहे हैं तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा चैनल किस क्षेत्र को जलीय क्षेत्र में विभक्त करता है। तो यहाँ बात करें दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को अलग करने वाला चैनल डंकन पास होगा। अंडमान निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल, और इंडोनेशिया भारत का जो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसके ग्रेट निकोबार को अलग करता है तो वो महान चैनल या ग्रेट चैनल। इसी प्रकार से बात करें अंडमान निकोबार और म्यांमार के मध्य जो रहेगा वह रहेगा म्यांमार का यहाँ एक द्वीप है जिसका नाम होगा कोको द्वीप। कौन सा द्वीप रहेगा तो वह है कोको द्वीप। तो कोको द्वीप और अंडमान को अलग करता है कोको स्ट्रेट। तो कोको स्ट्रेट की बात करें तो यह भारत और म्यांमार के मध्य जलीय क्षेत्र में रहेगा, और इसकी बात करें तो ये अंडमान निकोबार और कोको द्वीप को अलग करता है। इसके बाद मालदीव की बात करें, मालदीव और ये लक्षद्वीप रहेगा। लक्षद्वीप का यहाँ मिनिकॉय द्वीप है। तो मालदीव और मिनिकॉय द्वीप को अलग करने वाला चैनल 8 डिग्री चैनल होगा। इसके बाद बात करें यहां रहेगा करवती या कवरती द्वीप। कवरती द्वीप और मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। इसके बाद बात करते हैं यहां है कन्नौर द्वीप और यहां रहेगा एमिनी द्वीप। तो कन्नौर द्वीप और एमिनी द्वीप को अलग करने वाला जो चैनल रहेगा वह है 11 डिग्री चैनल। तो देखिए यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि 11 डिग्री, 9 डिग्री, 8 डिग्री चैनल विद्यमान है तो लक्षद्वीप समूह में, और या हम कह सकते हैं अरब सागर में विद्यमान है, तो जिसमें 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करेगा। इसके बाद मिनिकॉय करवती द्वीप को अलग करेगा वो 9 डिग्री चैनल, और कन्नौर एमिनी द्वीप को अलग करेगा 11 डिग्री चैनल, जबकि 10 डिग्री चैनल ये बंगाल की खाड़ी में या हम कह सकते हैं अंडमान निकोबार को अलग करने वाला चैनल रहेगा। तो इस प्रकार से यह जलीय क्षेत्र में हमारी सीमा रहेगी। अब हम बात करते हैं श्रीलंका की ओर बात कर लेते हैं। तो आराम से इस वीडियो को देखना है, समझना है कि कौन सी चीज कहां किस प्रकार से
कौन सा चैनल कहां से किस प्रकार से गुजरता है। तो ये होगा महान ग्रेट चैनल। अब देखिए बात करते हैं यहाँ श्रीलंका की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देता हूं ग्रेट चैनल। यहाँ हिंद महासागर का मोती जिसे हम कह सकते हैं वह रहेगा श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के मध्य बात करें, यहाँ एक अपना राज्य विद्यमान है जिसका नाम रहेगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु और श्रीलंका की बात करें तो इनके मध्य विद्यमान है मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी की बात करें तो भारत श्रीलंका के मध्य स्थित है और इसमें से एक जलडमरू या हम कह सकते हैं जल संधि रहेगी और इस जल संधि का नाम रहेगा पाक जल संधि। पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य विद्यमान है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य रहेगी, न कि भारत पाकिस्तान के मध्य। तो मन्नार की खाड़ी में पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य विद्यमान है। यही बात करें तो यही भारत और श्रीलंका के मध्य आदम ब्रिज स्थित है, या जिसे आदम पुल कह सकते हैं, या आदम ब्रिज या एडम्स ब्रिज। और इसी ब्रिज को बात करें तो आदम का पुल भी कह सकते हैं, एडम्स ब्रिज कह सकते हैं। इसे राम सेतु पुल के नाम से भी जाना जाता है। तो राम सेतु की बात करें तो वह कौन सा पुल रहेगा? आदम का पुल, एडम्स ब्रिज। और इसकी बात करें तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी में विद्यमान है। भारत श्रीलंका के मध्य बात करें तो हमारे पाक जल संधि में रहेगी। और जलीय क्षेत्र में सबसे नजदीक भारत के कोई देश है तो श्रीलंका रहेगा। तो सबसे नजदीक भारत की जलीय सीमा क्षेत्र में कोई पड़ोसी देश है तो वो श्रीलंका रहेगा। और श्रीलंका और भारत के मध्य पाक जल संधि सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद बात करें मन्नार की खाड़ी भी रहेगी और राम सेतु पुल, एडम्स ब्रिज, या जिसे हम क्या कर सकते हैं आदम का पुल भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये भारत की जलीय सीमा, तटीय सीमा या समुद्री सीमा रहेगी। कुछ चीजें वापस जब हम द्वीप समूह पढ़ेंगे तो उनमें पुनः चर्चा होगी, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भी पुनः चर्चा होगी और इसके बाद लक्षद्वीप समूह की भी पुनः चर्चा होगी। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट कीजिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा और अन्य वीडियो बना सके। और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिल सके, हम आपको और अच्छी से अच्छी चीजें प्रोवाइड कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।